अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सोशल मीडिया के मुजव्वज़ा क़वानीन पर नज़रसानी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ारत इत्तलात, दाखिला, कानून और PTI के हुकाम ने शिरकत की। इजलास में हाल में बनाए गए सोशल मीडिया रूल्स पर रद्द अमल की तफसीली जायज़ा जो है वो लिया गया। वज़ीर आज़म ने प्रपोज क़वानीन पर अमल दरामद से पहले स्टेक होल्डर्स को इत्तेमाद में लेने की हिदायत की। ये कदम वज़ीर आज़म इमरान खान ने तब उठाया जब काबीना ने सोशल मीडिया की जो रेगुलेट करने के लिए एक सोशल मीडिया पॉलिसी जो है उसको बनाई थी, जिस पर मुल्क के अंदर और बाहर सख्त तनकीद की गई। इन रेगुलेशंस के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनीज को डेटा तहकीकाती इदारों के हवाले करना पड़ेगा। इंटरनेशनल कंपनीज को पाकिस्तान में अपने दफातर कायम करने होंगे। एक नेशनल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करना होगा। कंपनियों को पाकिस्तान की मजहबी, नस्ली, सकाफती और नेशनल सिक्योरिटी की हसासियत को मद्देनज़र रखना होगा और जो भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी इसको कवायद की पैरवी करनी होगी। मसला ये है कि इन इश्यूज़ की तारीफ अभाम का शिकार है। इस अभाम का फ़ायदा उठाते हुए आज़ादी इज़हार राय पर कदगनें लगाई जा सकती हैं और सहाफ़ियों और सारफीन पर मुकदमात कायम किए जा सकते हैं। एक नेशनल कोऑर्डिनेटर फैसला करेगा कि किस मवाद को रोका जाए और किसको जाने दिया जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एशिया इंटरनेट कोलिशन, पार्लियामेंट में अपोजिशन की जमातें और इंसानी हकूक़ पर काम करने वाली तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत इन रेगुलेशंस को नाफिज ना करे, चूँकि इससे पाकिस्तान की डिजिटल मईशत को धचका लगेगा और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क बन जाएगा जो सारफीन के बुनियादी हकूक़ मुकम्मल तौर पर सल्ब करेगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब दिखा रही है, आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है? हमारे साथ हैं आसिफ अली भट्टी साहब, सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, रिपोर्टर भी हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं सदफ खान साहिबा, आप मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी की को फाउंडर हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं उसामा खिलजी साहब जो डायरेक्टर और को फाउंडर हैं बोलो भी के डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के। और आप तमाम लोगों ने मिल के एक अपील भी की है हुकूमत को कि ये जो रेगुलेशंस हैं इनको आगे नाफिज ना किया जाए। सदफ, आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं इन रेगुलेशंस के हवाले से? देखिए मुनीज़, तहफ़्फ़ुज़ात बड़े सिंपल से हैं। इन रेगुलेशन का क़याम जिस तरह से हुआ, ये हमारे जिस तरह से सामने आई, कंप्लीट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है और इनके शुरू में जिन दो एक्ट्स का हवाला दिया जा रहा है, यानी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और पीका जिसे साइबर क्राइम बिल कहते हैं, उन क़वानीन के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनसे कहीं आगे बढ़कर ये रूल्स बनाए गए। कई ऐसी शिकें इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई जो उन क़वानीन से कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। कुछ जो प्रोटेक्शन सिटीजन्स के लिए ऑलरेडी मौजूद थी, फॉर एग्जांपल डिवाइसेस एंड डेटा सर्च करने के लिए एक जुडिशियल प्रोसीजर वारंट का क़याम जो मौजूद था निज़ाम, उसको साइड लाइन करके, उसको ओवरराइड करके एक नेशनल कोऑर्डिनेटर के नए ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स वेस्ट कर दी जा रही हैं। जाहिर है जो इनका इतलाक़ जिन कंपनियों पर किया जा रहा है उनमें से कोई भी पाकिस्तानी कंपनी नहीं है, बल्कि उन कंपनियों को ये कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान में आके ऑफिस बनाएं ताकि आप पे इस क़वानीन का इतलाक़ हो सके। और फिर उनसे ये भी कहा जा रहा है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके कंटेंट और उनके डेटा पे भी इनका इतलाक़ वो पाकिस्तानी नेशनल कोऑर्डिनेटर के कहने पर उसी तरह बगैर चूंचरा किए करें। जो कानूनी तौर पे नामुमकिन होगा, ये बिल्कुल कानूनी तौर पर नामुमकिन होगा, क्योंकि कई ओवरसीज पाकिस्तानीज जो यूरोप में फॉर एग्जाम्पल अगर वो मुकीम है, वहाँ पे जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस नाफिज हैं, यानी कि गूगल नहीं आएगी, फेसबुक नहीं, यूट्यूब नहीं आएगा। आसिफ साहब, दूसरी तरफ से नेशनल सिक्योरिटी का जिक्र फिर किया गया है और ये कहा गया है कि वो जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है वो उसकी स्वाबदुई होगी कि वो देखे कि नेशनल सिक्योरिटी के जो एक उन्होंने दिए हुए हैं पैमाना, उसके ऊपर कौन उतर रहा है कौन नहीं उतर रहा है। और उसके अंदर ये भी कहा है कि लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर भी वो कदगने लगा सकते हैं और वो उसको हटा भी सकते हैं। तो आप बहैसियत एक जर्नलिस्ट, एक सहाफ़ी जो आप तहकीकाती रिपोर्ट करते हैं, हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो अब यूट्यूब चैनल्स रन कर रहे हैं, उनके
ऊपर कैसे ये चीज़ इफेक्ट करेगी? अब आप जो रूल्स नए लेके आए हैं जिनको अपने कैबिनेट में जिस तरह से अप्रूव करवाया है, बगैर डिस्कशन के, बगैर इसके ऊपर गौर किए हुए और जल्दी में आपने इसको अप्रूव करवाया है, उसमें क्वेश्चन ये उठता है कि ये रूल्स इनकॉर्पोरेट कैसे हो सकते हैं एक्ट के अंदर, क्योंकि जिस आप अथॉरिटी की बात कर रहे हैं और जिस आप कोऑर्डिनेटर की बात कर रहे हैं और जिस तरह से इन्फोर्समेंट की बात कर रहे हैं, तो इन्फोर्समेंट का इदारा ना पीटीए है और ना टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, तो फिर आपके रूल्स कैसे अप्लाई हो जाएंगे? आपको पहले एक्ट्स में तरामीम करनी पड़ेगी, वहां पे आपको एडिशन करना पड़ेगा। जैसा वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए ये कैसे मुश्किलात पैदा करें? देखें, सीधी सी बात है, मुनेज़े का पूरा रिकॉर्ड अगर 6 घंटों के अंदर आपने इतना एम्पावर कर दिया है इस रूल्स के तहत एक कोऑर्डिनेटर को, जो कि एक मिनिस्टर होगा, कि वो 6 घंटे के अंदर आपका सारा डाटा मंगवाएगा, उसको डिलीट भी करवाएगा, और अगर वो कंपनी नहीं करती है तो उस कंपनी की सर्विसेज पाकिस्तान में बंद कर देगा। ये कहां से मुमकिन हो सकता है? सबसे बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सोशल मीडिया कंपनीज खुद हैं, जिनके बारे में कानून और कवायद बनाए हैं, उन्होंने भी एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है कि अगर ये कवायद पाकिस्तान में रहे तो हमारा यहाँ ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसका मतलब है कि वो यहाँ से अगर ये कवायद रहे तो यहाँ बंद कर लेंगे अपना काम। और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। एक जगह तो डेवोस में हमारे वजीर आजम CEO से मिलते हैं व्हाट्सएप के और यूट्यूब के, और उनसे बात करते हैं कि आए आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, काम करें, और दूसरी तरफ फिर ऐसे कवायद आते हैं कि उनका काम ही करना इधर मुश्किल हो जाता है। सामा, हमारे साथ इस वक्त वफाकी वजीर जनाब फवाद चौधरी साहब हैं। फवाद चौधरी साहब, आज एक मुशावरती इजलास हुआ है, वजीर आजम साहब से बातचीत भी हुई है। ये जो नए रेगुलेशंस नाफिज हो गए हैं और कैबिनेट ने नाफिज कर दिए हैं मीडिया के ऊपर और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसके ऊपर बहुत सख्त तनकीद भी की जा रही है। तो क्या इसके ऊपर नज़रसानी होने जा रही है? क्या आप लोग फिर से इसको देख रहे हैं और क्या आप मुशावरती इजलास करेंगे, और अगर करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन शामिल होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैंने अभी जो आखिरी बात सुनी उसामा साहब की जी, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसे कानून नहीं है। पहली बात तो यह है कि ये बिल्कुल ही गलत बात है। बरतानिया ने अभी जो ऑक्सफॉर्म के साथ एक किया, थेरेसा मे ने तो इससे भी ज्यादा सख्त कवानीन जो है वो वहाँ पे नाफिज किए। जी, बरतानिया में अभी तक कंसल्टेशन चल रही है, वो पास नहीं हुए। जी, अभी तक वो पास नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि अभी तक कंसल्टेशन चल रही है और उसके अंदर उन्होंने हेट स्पीच को और बच्चों के साथ ज्यादती के मामलात को प्रायोरिटी दी है। ये तो यहाँ पे भी तो यही है ना, यहाँ पे कौन से इससे मुख्तलिफ है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आप ये कहते हैं ना कि अपना कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए और ये बाकी मुल्कों में ये नहीं होगा और वो नहीं होगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई अनरेगुलेटेड चीज दुनिया, जो आप फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट है, बट प्राइवेसी, डिग्निटी और ऑनर भी फंडामेंटल राइट है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी को 30,000 रुपया दे दें और उसके बाद ट्विटर के ऊपर उसके ऊपर जो है वो कैंपेन चलाना शुरू कर दें। किसी औरत को आप ना छोड़े, उनके ऊपर जो है आप कैंपेन शुरू कर दें। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि देखिए 6 बिलियन रुपीस की इस साल डिजिटल एडवर्टाइजिंग हुई है। बहुत जल्दी जो एडवर्टाइजिंग है वो सरपास कर जाएगी फॉर्मल मीडिया को। ये नहीं हो सकता कि हमारा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क केटर ना करे उस इवेंचुअलिटी को, जब आप इतने बड़ा जो हमारा सेगमेंट है एडवर्टाइजिंग का और डिजिटल मीडिया का, वो टैक्स नेट से बाहर रह जाए। लिहाजा ये इसकी इकोनॉमिक डायमेंशन है, इसकी मॉरल डायमेंशन है और इसकी लीगल डायमेंशन। फवाद साहब की बात सुन के वो आपको याद है एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था कि डिग्री होती है, असली हो या नकली हो, तमाम दुनिया में मौजूद खवानीन को एक नज़र से नहीं देखा जा सकता। दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन जो आई डोंट नो डेलिबरेटली क्रिएट की जा रही है। पाकिस्तान में इंटरनेट अनरेगुलेटेड नहीं है। पीका के अंडर सेक्शन 37 भी है, उसके अंदर डिफेमेशन के क्लॉजेस भी हैं, उसके अंदर डिग्निटी ऑफ नेशनल पर्सन के क्लॉजेस भी हैं। पीपीसी का सेक्शन 499, 500 मौजूद है। आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा कवानीन है वो इन इश्यूज को देखते हैं, जिस तरह के खवातीन। बिल्कुल भट्टी साहब के ये जो बात करें कि जो मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो अगर मोनेटाइज हो जाते हैं तो जो आपकी कन्वेंशनल मीडिया है, जिस तरह मैं और आप जिसमें काम करते हैं, वो ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये समझते हैं कि इनके अंदर ये रेगुलेशंस लाना ज़रूरी है। चौधरी साहब की तो चौधरी साहब आज से भट्टी बोल रहा हूँ।
ایشو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کہا ہے کہ آپ اکنامک فریم ورک کے اندر ان کو لانا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کو بہت بڑا ریونیو ملنا چاہیے جو کہ اس وقت ملک سے باہر ہے یا ملک کے لوگوں کے پاس نہیں ہے. یہ تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ اس وقت جتنے لوگ ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں, جنہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں, تو ان کی ارننگ تو یہاں پہ ہو رہی ہے, وہ کمپنیز تو ان کو پیسے دے رہی ہیں, اور وہ اگر آپ نے ٹیکس لگانا ہے تو ان کے اوپر ٹیکس لگائیں آپ. یہ تو آپ جو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک کمپنی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر اپنا دفتر کھولیں, اپنا بزنس یہاں لے کے اپنا آفس کھولیں, اس کے بعد ہم آپ کے اوپر نا ٹیکس لگا دیں گے, یا آپ کی جو پیسے آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اس کے اوپر مزید ہم ٹیکسز لگا دیں گے. تو کون ایسا بزنس مین ہے یا بزنس کمپنی ہے کہ آپ کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے فواد صاحب, آپ نے ان کی دونوں کی بات سن لی ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کوئی ڈیٹا پروٹیکشن کے قانون ہی نہیں ہے, تو اگر وہ کمپنیاں ادھر آتی بھی ہیں تو کس قانون کے تحت ان کا ڈیٹا پروٹیکٹ رہے گا, اور سٹیزنز کا ڈیٹا کس قانون کے انڈر پروٹیکٹ رہے گا, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. جی فواد صاحب. دیکھیں, ایک تو سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے جب آپ کو بحث کرنی پڑے جہاں پہ دوسری پارٹی نے جو ہے جس پہ بحث کر رہے ہو وہ پڑھائی نہ ہو. اب مصیبت یہ ہے کہ آصف بھٹی صاحب سے میں کیا بات کر رہا ہوں, وہ کیا بات کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ ہے اس کے اوپر جو ہے اس کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یوٹیوب والوں جو ہے وہ پیسے دے رہے ہیں, اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, مگر ایک بات جو صدف نے کی ہے فواد صاحب, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکا کے اندر بھی لاز ہیں جو موجود ہیں. نہیں, آپ میرے بات پوری سن لو, بات پوری سن لیا کرو نا, اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ بات کرتے ہیں. صدف کی تو خیر جو ہے دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے جو صدف نے بات کی ہے کہ یہ لاز جو ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں. تو یہ رولز کس لا کے تحت بنے ہیں؟ یہ تو پیکا لا کے تحت ہی بنے ہیں نا, سیکشن 22 کے تحت. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو لاز پہلے بنے ہوئے ہیں انہی کے تحت. تو یہ 2016 کا لا ہے جس کے تحت آپ نے یہ رولز بنائے ہیں. کوئی اس میں ہم نے نیا تو وہ نہیں کر دیا کارنامہ. فواد صاحب اگر میں انٹرجیکٹ کر سکوں. نہیں آپ ایڈ ان کی بات پوری سن لیتے ہیں. جی فواد صاحب. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ رولز اس لا کے تحت بنے ہیں جو 2016 سے یہاں پہ موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے اوپر میں نے آپ سے کہا کہ یا تو بتائیے کہ فلانا رول ہے جو وائلیٹ کر رہا ہے, یا فار ایگزامپل اس کی جو اپیل ہے وہ تو ہائی کورٹ میں ہے. تو آپ یا تو یہ کہیں کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے, آپ کو اعتماد نہیں ہے, اور آپ سمجھتے ہیں یہ کورٹ سسٹم جو ہے وہ فلاڈ ہے, تو ہم اس لیے آپ کہیں کہ یہ لاز غلط ہیں. مگر آپ سیشن کورٹ میں پہلے جاتے ہیں پھر ہائی کورٹ میں جاتے ہیں. نہیں, سیشن کورٹ میں نہیں جا رہے, اس میں تو ڈائریکٹلی اپیل ہی ہائی کورٹ میں. یہی تو یہ آپشن کیوں ختم کر رہے ہیں, اور یہ آپشن کیوں ختم کر رہے ہیں؟ دوسری بات سے سمپل کہ آپ جس کمپنی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 مہینے کے اندر اندر آفس کھولے, اگر وہ انکار کر دیتی ہے تو پھر آپ کے پاس کیا آلٹرنیٹ, کیا میکنزم, بند کر دیں گے آپ سارا کچھ؟ جو اپنے فکر نہ کریں. یہ پاکستان جو ہے 220 ملین کی آبادی کا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. 25-22 کروڑ کی آبادی کو پاگل ہے یہاں پہ بند کر دے سارے, کوئی آپ جیسے جذباتی لوگ تو نہیں ہے. تو اب جو فیصلہ ہوا ہے, جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے, اس کے مطابق ایک مشاورتی عمل شروع ہوگا جو وزیر اعظم صاحب بھی چاہتے ہیں. میں صحیح کہہ رہی ہوں فواد صاحب؟ مشاورتی بنا کے 2 سال پہلے بھی کیے, پھر بھی کر لیں گے, کوئی پرابلم نہیں. اچھا, بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. یہ کہہ رہے تھے کہ مشاورتی عمل جو ہے وہ شروع ہوگا, وہ کیسا جائے گا یہ تو وقت ہی ہمیں بتائے گا, مگر فی الحال جو تحفظات ہیں ان ریگولیشنز کے ہمارے حوالے سے وہ وہاں پہ قائم ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کا اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد معیشت کی بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت پر خطرات منڈلا رہے ہیں. اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا سے پاکستان کی معیشت کے بارے میں, جو کہہ چکے ہیں کہ اس سال مزید 12 لاکھ لوگ بے روزگار ہونے جا رہے ہیں, اور انکشاف کیا ہے کہ گروتھ ریٹ مزید کم ہو جائے گا. عوام ابھی بھی مہنگائی سے بلبلا رہی ہے. جب سے یہ عمران خان ہے بہت مہنگائی ہو گئی ہے. یہ کیا حکومت کر رہی ہے؟ اگر انہوں نے غریبوں کا نہیں سوچنا, بمب لگائیں, مار چھوڑے اکٹھا کر کے سب کو. غریب کا بجٹ اتنا متاثر ہے کہ 2 وقت کی روٹی اس کے بچے نہیں کھا سکتے, نہ سکولوں کی فیسیں دے سکتے. ہم تو خان صاحب کو یہی کہیں گے کہ بڑی مہربانی ہے آپ کی, اگر آپ سے کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے تو مہربانی کر کے یہ عہدہ چھوڑ دیں. ڈاکٹر پاشا, آپ نے جو اعداد و شمار دیے اس کے مطابق 12 لاکھ لوگ اور مزید بے روزگار ہو رہے ہیں, تو آپ کیسے ان اعداد و شمار تک پہنچے؟ آپ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گروتھ ریٹ بھی کم ہونے جا رہا ہے. افراط زر اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگوں کے جو زندگی کا رجحان ہے وہ بہت پریشان کن ہوتا جا رہا ہے. بے روزگاری کی رفتار ہے وہ اس پہ منحصر ہے
کہ آپ کی شرح نمو کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے سال گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ 3.3% سے ہمارے قومی آمدنی میں اضافہ ہوا تھا، مگر وہ غلط سٹیٹسٹکس ہیں، اور میں نے پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس سے بھی کہا ہے کہ آپ ان کو اس فگرز کو دیکھیں، اس لیے کہ بعد میں جو اعداد شمار آئے ہیں اس کے تحت 1.9%. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اتنے کم آپ کا شرح نمو رہے تو ہمارے ملک میں تقریباً ہر سال 20 لاکھ لوگ لیبر فورس میں آتے ہیں، جس میں نوجوان ہوتے ہیں زیادہ. تو اس کو ابزارب کرنے کے لیے ہمیں کم از کم 6% شرح نمو چاہیے، اور اگر اس سے کم ہو تو پھر بے روزگاری پھیلتی ہے. اس سال حالات اس سے بھی خراب ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا جو صنعتی شعبہ ہے اس میں 6% کمی آ چکی ہے، اور کپاس کی فصل بری طرح سے فیل ہوئی، 15% کم ہوئی، اور امکانات یہ ہیں کہ شاید گنے کی بھی فصل اور گندم کی بھی فصل کچھ کم ہو. اور ایکسپورٹس بھی نیچے آئی ہیں 3.8%. جی پچھلے مہینے، مگر 7 مہینے میں صرف 2% اضافہ ہے. اور آپ کے جو ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ ہے، تجارتی جو شعبہ ہے، اس میں کم از کم 6% کمی اور آئی ہے. تو لہٰذا ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اس سال مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید شرح نمو 1 اور 1.5% کی رینج میں رہے، جس کے بیسس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 لاکھ لوگ، 10 لاکھ لوگ اور جو ہیں وہ بے روزگار ہوں گے اس سال. پچھلے سال 10، اس سال 12. اس سال 12، اس لیے کہ شرح نمو کچھ اور کم ہو جائے گی. مگر پھر وزیر اعظم نے ایک میٹنگ کی، کیبنٹ میٹنگ ہوئی، اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اب ہم IMF کی بات نہیں سنیں گے، اب ہم سبسڈیز دیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں اس کے اندر بھی ہم سبسڈیز کا اعلان کریں گے. ریشن کارڈ کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. تو ایک طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ریلیف دی جائے گی اس صورت میں. نہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہوگی ریلیف دینے کے لیے عوام کو یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے، ریشن کارڈ کے ذریعے؟ کیا یہ ایک اچھا قدم ہے؟ ایک بہت مناسب سوال ہے، بہت مناسب. یقیناً آغاز تو ہے، مگر آپ کو یاد ہوگا جب حکومت نئی آئی تھی تو ہمارے جو تجارت کے وزیر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو بند کر دیں. تو اس وقت ان کا رجحان یوٹیلیٹی سٹورز پہ نہیں تھا. اب اللہ کے فضل سے آ چکا ہے، اور جو پرائم منسٹر نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ تقریباً انیشلی آغاز میں 1500 آؤٹ لیٹس ہوں گے، اور آگے چل کر وقت ہونے پر 50,000 تک وہ لے جائیں گے. مگر اس میں یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سبسڈی دیں گے وہ 18 ارب کی لگ بھگ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صرف اگر آپ 3-4 چیزوں کی قیمتوں کا اضافہ دیکھ لیں، آٹے کی قیمت، چینی کی قیمت، آپ کے سبزیوں کی قیمت، اور آپ کے دال کی قیمت، دالوں کی، ایک جو غریب گھرانہ ہے جس کی تنخواہ کھینچ کھانچ کے 18 سے 19,000 روپے مہینے میں ہوتی ہے، ان کا تقریباً خرچہ جو کھانے پینے پہ ہوتا ہے وہ 10,000 کے قریب ہوتا ہے. اور ان 4 چیزوں میں جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے ان کا خرچہ کم از کم ہر مہینے 1,300 روپے بڑھ چکا ہے. تو یقیناً وہ غربت کی لائن کے نیچے آ گئے. اور ابھی بجلی کے بل اور گیس کے بل میں بات نہیں کر رہا ہوں، بات ہی نہیں ہو رہی. کھانے پینے کی چیزوں پر، وہ بھی بیسک چیزوں پر میں بات کر رہا ہوں. میرا تو خیال یہ ہے کہ میری ناچیز رائے یہ ہے کہ ہمیں اپنے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کرنا چاہیے. مگر اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر اسی حکومت نے سوالیہ نشان اٹھایا ہے، اس لیے چونکہ اس کے اوپر جب بات چیت ہوئی یا اس کی چھانٹی ہوئی تو یہ معلوم پڑا کہ اس کے اندر بیوروکریٹس بھی ہیں جنہوں نے اپنے نام ڈالے ہوئے ہیں، کچھ گورنمنٹ سرونٹس ہیں جنہوں نے اپنے نام ڈالے ہوئے ہیں، انہوں نے کافی لوگوں کے نام اس سے خارج کیے. تو اس کے اوپر سوالیہ نشان بن گیا. مگر ہمیں یہ بھی خبر ہے کہ جو یہ ریشن کارڈ دیں گے یا لوگوں کو سبسڈی دیں گے، جو انفارمیشن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اکٹھی کی گئی تھی اسی کے ذریعے دیں گے. بالکل. دیکھیے نا، آپ 54 لاکھ لوگ بینیفیشریز ہیں، اور سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو کوارٹرلی بیسس پر ہم جو پیسے دیتے ہیں 5,000 روپے کے لگ بھگ، وہ خواتین کو ملتا ہے. تو یہ بات مجھے بڑی مناسب لگتی ہے کہ گھر کے خرچے وغیرہ، گھر کا دیکھ بھال خواتین کا کام ہے.
दूसरी बात इसमें यह है कि ये जो सर्वे किया गया था इसका नाम था पॉवर्टी स्कोर कार्ड। इसमें वर्ल्ड बैंक का भी दखल था, उन्होंने इस पूरा सिस्टम डेवलप किया था और हमने उसको इम्प्लीमेंट किया था। यकीनन कुछ इसमें मिसयूज़ हुई होगी। 2000 के लगभग अफसर हैं 54 लाख में से, तो इस प्रोग्राम को आप इस लिहाज से अबैंडन नहीं कर सकते। इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि यूटिलिटी स्टोर्स में तो सबको एक्सेस है, मगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सिर्फ गरीब लोग जा सकते हैं। 54 लाख लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 5000 जो आप क्वार्टरली दे रहे हैं उसको आप 1500 से बढ़ा दें। इसका खर्चा जो आएगा वो तकरीबन 35 अरब के करीब आएगा। इस वक्त हमने सूद का जो निज़ाम है उसमें जो रेट है उसको 2 गुना कर दिया। तो जो लोगों को सूद की आमदनी होती है डिपॉजिट से, उस पे 5% बढ़ा दें रेट, बस 5%, 20 अरब आ जाते हैं। मीनिंग कि सूद और बढ़ा दें? सूद नहीं, सूद पे जो टैक्स है वो बढ़ा दें। वो बढ़ा दें। एक और मैं आपसे सवाल करती हूँ कि लोग ये पूछते हैं कि ये जिम्मेदारी किसकी है। अब हुकूमत ये कहती है कि पिछली हुकूमत ने लूटा इस मुल्क को, पिछली हुकूमत ने करप्शन की। वज़ीर आज़म अक्सर कहते हैं और वो ये भी कहते हैं कि जी करप्शन की वजह से सारे जो इदारे हैं वो ख़राब हो गए, और वो जाके इंटरनेशनल डोनर्स को भी यही बताते हैं। मगर जो पिछली हुकूमत है वो ये कहती है इस हुकूमत की नाअहली है। वो ये कहते हैं कि इनको IMF प्रोग्राम में पहले चला जाना चाहिए था, इतनी देर अनसर्टेनिटी मार्केट में नहीं लानी चाहिए थी। आप चूँकि इम्पार्शल हैं, आप एक एक्सपर्ट हैं, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? जिम्मेदारी किसकी? देखिए, मैं यकीनन पिछली हुकूमत के कुछ खामियां थीं, और सबसे बड़ी खामी ये थी कि उन्होंने तिजारत के खसारे को आसमान तक पहुंचा दिया, 20 अरब डॉलर के करीब, जो कि बिल्कुल नामुनासिब था, और उसको पूरा करने में के लिए कर्जे लिए गए बेतहाशा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अब तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा होने को आया है। मैं ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब से एक ही दफ़ा मिला, इसलिए कि मैं बीमार रहता हूँ, तो मैं इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में नहीं गया। अलबत्ता प्राइम मिनिस्टर साहब को काफ़ी अरसे से जानता हूँ, तो उन्होंने ख़ास तौर पे बुलाया था। तो मैंने उनसे उस वक्त कहा था सितंबर में कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप IMF से बातचीत शुरू कर दीजिए, और ये आप अंदाज़ा लगाइए कि वो किस तरह का प्रोग्राम चाहते हैं। मगर उन्होंने ये नहीं किया, और मई के महीने में जाके बातचीत मुकम्मल हुई। यकीनन हमने काफ़ी टाइम लूज़ किया, और उसके नतीजे में शराइत बहुत सख्त हो गए। सबसे हैरत अंगेज़ चीज़ पर यह हुकूमत मान गई, जो हम पहले दिन से कहते रहे कि ना करें, आप ये चीज़ पे ना माने, कि टैक्सों में 44% इजाफा आप 1 साल के लिए मान के बैठ गए। अब वो आपको इतना परेशान कर रहा है कि मुश्किल से आप 18% बढ़ा सकें, 17-18। जो बेरोज़गारी है, जो अफरात ज़र है, लोग परेशान हैं। इस वक्त टैक्सेस को बढ़ाना एक निहायत, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूँ, निहायत गलत इक़दाम होगा। नहीं, मगर देखिए हुकूमत के पास ऑप्शंस ही क्या हैं, क्योंकि अगर वो IMF के प्रोग्राम के अंदर चले गए हैं तो फिर उनको IMF की कंडीशंस माननी होंगी। अगर हुकूमत अब जिस तरह कह रही है कि हम सब्सिडीज़ भी देंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम पेट्रोल के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे, उन्होंने फिर नहीं बढ़ाया। अगर वो इस तरह जो उन्होंने वादे IMF के साथ किए हैं उससे पीछे हटते गए, तो फिर उसका खमियाजा क्या हुकूमत को भुगतना नहीं पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोग्राम किस लिए डिज़ाइन हुआ था। जैसे हम इस्तेकाम की बात करते हैं, स्टेबलाइजेशन, वो हमने हासिल कर लिया अल्लाह के फजल से। देखिए, हमारा तिजारती खसारा 20 अरब डॉलर से कम होकर 2 अरब डॉलर पे आ गया है पहले 6 महीने में। आपने इतने सख्त इक़दाम ले चुके हैं कि आपने तिजारती खसारा को कम कर लिया है अल्लाह के फजल से। अब आप क्यों उस पे ज्यादा टैक्स? अब तो वक्त आ गया कि थोड़े से इकोनॉमी को सांस लेने का मौका दें। हमें IMF से कहना चाहिए था कि जब सबसे अहम टारगेट है वो हम हासिल कर चुके हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब कार्टेल की बात करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक कार्टेल है जो आगे नहीं बढ़ने दे रही, और इसकी वजह से जो है मईशत जो है वो उठ नहीं पा रही। ये जो 24% कीमतों में खाने पीने के अशिया में इजाफा है, उसको 2 हिस्सों में बांटिए। कितना हिस्सा ऐसा है
जो कीमत में इजाफा हुआ फैक्ट्री या मिडल मैन या होल सेलर ने, और कितना हिस्सा रिटेल पे हुआ। हैरत की बात यह है कि बिल्कुल आधा आधा है। 12% इजाफा फैक्ट्री और होलसेल लेवल पे हुआ और 12% रिटेल लेवल पे हुआ। अच्छा, रिटेल लेवल पे ज़्यादा गुंजाइश नहीं होती आपके, जैसे कहते हैं ना माफिया तो बड़े लोगों का होता है, तो जिस हद तक माफिया अगर है और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है तो वो 12% ने। मगर सबसे हैरत अंगेज बात यह है और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि दिस इज़ अ फेलियर ऑफ गवर्नेंस। हमारे यहाँ निज़ाम ये है कि हर एक मार्केट लेवल पर प्राइस कंट्रोल की कमेटियाँ हमने कायम की हुई थी, एक निज़ाम था पूरा, वो निज़ाम फेल हो गया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने इस निज़ाम को ठीक से नहीं चलाया। तो ये जो 12% रिटेल लेवल में कीमतें बढ़ी हैं उनको इतना नहीं बढ़ना चाहिए था। तो लिहाजा ये कहानी जो है उसमें हर चीज़ है, सप्लाई डिमांड है, बैड मैनेजमेंट है, गवर्नेंस है, हो सकता है ये आपके कार्टेल्स वगैरह भी हों, यकीनन होंगे, शुगर में तो मुझे लगता है कि है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आपके प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने प्राइस कंट्रोल कमिटीज़ और वगैरह को नहीं चलाया है। खुदा के लिए अब उनको एक निज़ाम लाना है और इम्प्लीमेंट करना है। मगर हुकूमत ये भी कह रही है कि हम एक मिनी बजट लाएंगे। अगर ये एक मिनी बजट ले आते हैं तो क्या आप समझते हैं कि ये इकॉनमी को स्टेबलाइज करने में, या जो ग्रोथ आप कह रहे हैं कि जी उसको आप हवा तो दें, इकॉनमी को उसको जीने तो दें, कि वो जो एक स्पेस है वो इकॉनमी को मिल जाएगी इस मिनी बजट से? स्पेस ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कि अगर मिनी बजट लाते हैं तो उससे तो टैक्सेस में इजाफा होगा, और जब टैक्सेस में इजाफा होगा तो घुटन और होगी इकॉनमी को। तो इस वक्त मेरी ज़िंदगी गुजरी है पाकिस्तान पे रिसर्च पे, ये वक्त नहीं है मिनी बजट लाने का। आप क्या समझते हैं कि एक जो इल्ज़ाम इस हुकूमत के ऊपर लगता है कि इनके जो रूट्स हैं वो अवाम के अंदर नहीं हैं, कि ये बहुत ज़्यादा टेक्नोक्रेट्स को ले आए हैं अपनी सफ़ों के अंदर, क्या ये एक वजह है कि इस वजह से इकॉनमी नहीं चल रही, स्टैंड स्टिल हो गई है? चूँकि किताबी बातें हो रही हैं इस वक्त, जो एक्चुअल सेंस है इकॉनमी की वो उनके हाथ में नहीं है। जी, मैं खुद ये समझता हूँ कि अगर आपको मुल्क चलाना है तो ऐसे हमारे नुमाइंदा हैसियत के लोग होने चाहिए जो अवाम और लोगों के मसाइल जो हैं वो समझते हैं और उनका हल भी ढूंढ सकते हैं। कॉम्बिनेशन जो मुनासिब होता है दुनिया में हर जगह यही होता है कि जो वज़ीर होते हैं वो इलेक्टेड लोग होते हैं, सियासी लोग होते हैं, मगर उनके साथ प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट एडवाइज़र्स भी होते हैं, माशाल्लाह हमारे मुल्क में भी हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक वक्त पे इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल भी बनाया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, मगर पिछले नवंबर 18 के बाद से उन्होंने, या 2 साल 1.5 साल होने को आए हैं, उन्होंने मीटिंग नहीं की। देखिए, मॉडल ये है कि जो मेजर डिसीशंस पॉलिटिकल होते हैं वो वही लोग ले सकते हैं जो इलेक्टेड हैं। उनका एक तरह से न सिर्फ उनका हक है बट उनका फ़र्ज़ भी है। मुझे मालूम है कि आप किताब भी लिख रहे हैं और जल्द जो है वो सामने आ जाएगी, उसके पर भी आपसे एक तफसीलन इंटरव्यू करेंगे। मगर क्या आप समझते हैं कि हमारी एग्रेरियन इकॉनमी है, मैन्युफैक्चर हम कुछ कर नहीं रहे, अगर इकॉनमी में कोई हलचल होनी है तो हमें कुछ मैन्युफैक्चर भी तो करना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा। लैंड रिफॉर्म्स का वक्त आ गया है। देखिए, ये आपका बड़ा अहम सवाल है और मुझे याद है कि बेगम साहिबा भी ये कुछ इस पर बात किया करती थी। देखिए, जो आज़ाद शुमार हैं वो बड़े परेशान कुन हैं। हमारे जो किसान या ज़मींदार हैं, सिर्फ 1% ज़मींदार पाकिस्तान के जो ज़री ज़मीन है उसका 22% उनके हाथ में है। और ये हमारा एग्रीकल्चर सेंसस का डेटा है, मैंने कभी मैन्युफैक्चर नहीं किया डेटा। एक बड़ा फार्मर जो पाकिस्तान में इस वक्त है उसके पास तकरीबन 440 एकड़ ज़मीन है। और आपको याद होगा एक वक्त कोशिश की गई थी कि एक लिमिट लाया जाए 150 अरब का एकड़ का, वो हुआ नहीं। आपको तो पता है, हिस्ट्री पूरी आपको याद होगी। दूसरी तरफ तकरीबन 30% हमारे किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 या 1.5 एकड़ ज़मीन भी नहीं है।
تو اتنا جب آپ میں اتنا فرق ہو تو کوئی تو طریقے آپ کو نکالنے پڑیں گے. سب سے پہلے تو میری تجویز یہ ہے کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس کا نظام مناسب لے کر آئیں. اب میں آپ کو جو اعداد شمار بتاؤں گا آپ سن کے آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان کا جو ہمارا زرعی شعبہ ہے تقریباً 20% ہے ہمارے اکانومی کا. کل ٹیکس کی آمدنی ایگریکلچرل انکم ٹیکس سے کھینچ کھانچ کے 2 ارب ہوتی ہے, 2 ارب. اور باقی 80% سے 1600 ارب ہوتی ہے. تو پہلے آپ ایک پروگریسو اچھا مناسب ایگریکلچرل انکم ٹیکس کا نظام لائیں تاکہ جو سب سے بڑے فارمرز ہیں وہ ٹیکس دیں. پچھلی حکومت نے انڈائریکٹ ٹیکسز بہت سارے لگائے تھے اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی یہ ایک سوچ تھی کہ جی لوگ ٹیکسز نہیں دیتے, انکم ٹیکس نہیں دیتے, تو ٹھیک ہے پھر ہم انکم ٹیکس اتنا زیادہ نہیں لگائیں گے, ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے معاملہ چلا لیں گے. کیا وہ ایک صحیح پالیسی تھی, مناسب صحیح تھی؟ بالکل غلط, اور اس سے زیادہ اس بجٹ میں ہوا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس بجٹ میں تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس اضافہ کیا گیا بوجھ میں, تقریباً 725 ارب کے ایڈیشنل ٹیکسیشن کی گئی جو کہ ہمارے ریونیو کا 18% اضافہ ہے. اس میں 70% انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے گئے. اب کھانے پینے کچھ چیزوں پہ لگایا اس حکومت نے, جو تو کہ حیرت انگیز بات ہے کہ آپ نے چینی پہ لگایا, آپ نے گھی پہ لگایا, آپ نے مختلف اور چیزوں پہ لگایا, اور سب سے زیادہ یہ کہ کپڑے, جوتے, CNG, یہ ہر چیز پہ لگا دیا. یہ سراسر غلط ہے. ایک بہت امیر گھرانہ ہے جس کے پاس ایک بہت بڑی پراپرٹی ہے جو پچھلے 10 سال میں اس کی ویلیو میں کوئی 5 کروڑ اضافہ ہوا ہے, جسے ہم کیپٹل گین کہتے ہیں, اور وہ اس کو بیچنا چاہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کتنا ٹیکس دیتے ہیں وہ؟ کتنا کیپٹل گین پر؟ کتنا؟ 0. یہ نظام ہے آپ کا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا. اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ٹاک ٹو یو اینڈ وی لک فارورڈ کہ آپ کی جب کتاب پبلش ہوگی تو آپ ہمیں زیادہ وقت دیں گے اور ہم آپ سے تفصیلاً ایک انٹرویو کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں.